कोविड-19 के कारण तो लोगों की मृत्यु हो ही रही है, लेकिन जम्मू में ये देखने को मिल रहा है कि मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से भी वो लोग जो कि कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं उनकी मृत्यु हो रही है। एक ऐसा ही वाकया हुआ जम्मू में कि एक महिला जिसे सख्त ज़रूरत थी प्रॉपर मेडिकल केयर की, जिसे सख्त ज़रूरत थी वेंटिलेटर की, क्योंकि उस पर ध्यान नहीं दिया गया, उस महिला ने अपना दम तोड़ दिया। मेरे साथ इस वक्त हैं आरटीआई एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह। इनसे जानते हैं कि क्या मामला हुआ। आप मुझे पहले बताएंगे ये जो महिला थी ये कब पॉजिटिव आई, कब सिम्टोमेटिक हो गई और किस तरह से आपको ये मालूम चला कि मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से इस महिला की मृत्यु हुई है? देखिए, ये महिला आज से कुछ दिन पहले अपना CA की सर्जरी कराने के लिए अमेरिकन ऑन्कोलॉजिस्ट बत्रा हॉस्पिटल में वहाँ गई। तो गरीब आदमी बेचारे बड़ी मुश्किल से 3-4 लाख रुपये इंतजाम करके तो वहाँ इन्होंने सर्जरी करवाई। सर्जरी की ठीक होगी, अब रिकवरी कर रही थी, अब इसकी ड्रेसिंग वगैरह हो रही थी। कुछ ही दिनों के में इसको वहाँ से डिस्चार्ज करना था। उसके साथ बाहर से कोई शख्स इनको किसी को मिलने के लिए आया पेशेंट को, तो उसकी वजह से वो सारे ही पेशेंट वहाँ कोरोना पॉजिटिव हो गए। 4 पेशेंट थे, इसके समेत 4 पेशेंट थे, सारे कोरोना पॉजिटिव हो गए। उसके बाद वहाँ स्टाफ एक पॉजिटिव हुआ, दूसरा पॉजिटिव हुआ, तीसरा, ऐसे करते करते 4-5-6 स्टाफ पॉजिटिव हो गए। तो मेरा कोई एक अजीज़ वहाँ काम करता है उस हॉस्पिटल में, उसने मुझे कांटेक्ट किया, बलविंदर जी हमारी कुछ मदद कीजिए, ऐसे हमारा ये सारे पॉजिटिव होते जा रहे हैं। तो मैंने पहले बत्रा साहब से भी बात की, तो बत्रा साहब ने कहा चलो मैं देखता हूँ। उन्होंने कहा कि उनको कहा जी आप फिलहाल तो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट बिल्कुल बंद कर दीजिए, इन लोगों को वहीं पर रखिए, बाकी लोगों को वहाँ एंटरटेन करना बंद कीजिए, ठीक है। लेकिन उसी दिन मैंने डॉक्टर साहब को वहाँ पर कहा, डॉक्टर मयंकपुरी जी हैं वहाँ पर जो यूनिट के हेड हैं, मैंने कहा आप हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन हेल्थ वालों से टेकअप कीजिए मैटर, उनको लिखिएगा। उन्होंने वो हेल्थ वालों को, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को, CMO जम्मू को, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, राजभवन, सुप्रिटेंडेंट GMC, इन सबको लेटर लिखनी शुरू की। भाई ये हमें हमारे पेशेंट कोविड पॉजिटिव आ गए हैं, हमें बताइए क्या गाइडलाइंस क्या कहती हैं, SOPs क्या कहती हैं, ताकि हम क्या करें। किसी ने भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो यकीन मानिए खुद 3-4 दिन के बाद जो 3 पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक थे उनको होम क्वारंटाइन के लिए बोल दिया, आप डिस्चार्ज कर रहे हैं, आप घर चले जाइए, होम क्वारंटाइन में रहिए। ये चौथी पेशेंट सुनीता देवी जो सुनेतर रामनगर की रहने वाली है, ये इसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब होने लगी। उसके बाद भी मैं आपको ये थोड़ा बताना भी चाहूँगा, ये मेल के ऊपर, ये सर एक मेल की, फिर दूसरी मेल की, उसके बाद तीसरी मेल की, उसके बाद इन्होंने लिखा जी बाकी पेशेंट उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया, सुनीता देवी रह गई है, इमीडिएट इसको ICU की बहुत सख्त ज़रूरत है, इसके वेंटिलेटर की ज़रूरत है, वरना यह बचना इसका मुश्किल है। सर मैं बड़े अफसोस से कहता हूँ, किसी भी शख्स ने, ये सारे ही मोअज़्ज़ज़ शख्स हैं हमारे, डायरेक्टर हेल्थ मोअज़्ज़ज़ शख्स हमारा, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज जिसकी जिम्मेदारी बनती है लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करना, क्योंकि राइट टू हेल्थ ये हमारा फंडामेंटल राइट बनता है, तो ये इसको डिनाई नहीं कर सकते। मैंने भी डायरेक्टर हेल्थ से बात की, तो ये क्या कहना था? उनका कहना था बलविंदर जी ये हमारी डोमेन में नहीं आता। मैंने कहा जी डोमेन में नहीं आता, कम से कम उनको रिस्पॉन्ड कीजिए, बताइए वो क्या करें। CMO से बात की, कहता जी हमने कुछ नहीं कर सकते, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज करेगा। मैंने सुप्रिटेंडेंट साहब से बात की, दारा सिंह जी से, उन्होंने कहा जी हम यहाँ एडमिट नहीं कर सकते, ये रेफरल इंस्टीट्यूट बन गया। तो मैंने कहा जी ये रेफ़र तो कर रहे हैं, बत्रा वाले यहाँ रेफ़र कर रहे हैं केस को, कहते हैं हम नहीं ले सकते। प्रिंसिपल को जब इन्होंने कॉन्टैक्ट किया, कोई मेल का जवाब नहीं। अल्टीमेटली वो बदकिस्मत मेरी बहन, वो बदकिस्मत वो बेचारी, कल सुबह 8:30 बजे वो तड़प के, बिना वेंटिलेटर के, बिना ICU की फैसिलिटी के, तड़प के उसने 3 दिन तड़पती रही वहाँ, तड़प के उसने कल सुबह 8:30 बजे अपने प्राण त्याग दिए। मैं समझता हूँ ये सरकारें जो बड़े बड़े दावे तो करती हैं, ये बहुत काफ़ी है उनके एक दावे खोखले साबित करने के लिए कि जिन चेयर पर ये लोग बैठते हैं, अगर ये उस काबिल नहीं हैं, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर सकते, इनको इस चेयर पर बैठने का कोई हक नहीं। मैं दरख्वास्त करता हूँ चीफ सेक्रेटरी साहब से, मैं दरख्वास्त करता हूँ टुल्लू साहब से, कौन से शख्स आपने इन जिम्मेवार चेयर्स पे बैठा के रखे हुए हैं? जो शख्स, ये औरत जो CA की सर्जरी में बच गई, अभी शायद साल निकालती, 2 साल निकालती, 4 साल निकालती, अपने बच्चों के बीच रहती, हस्बैंड के साथ रहती, बाप के पास रहती, लेकिन उसकी बदकिस्मती आप जैसे अफसर के पाला पड़ा, आपने बिल्कुल इसकी परवाह नहीं की, आपने इसकी किसी मेल का जवाब नहीं दिया। अगर आप टाइमली मेल का रिस्पॉन्ड करते, इसको वहाँ ICU में ले जाते, तो शायद ये कुछ दिन निकाल जाती, कोरोना की उस जंग को जीत जाती, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मैं सरकार से डिमांड करता हूं कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए कि क्यों ऐसा हुआ, लैप्सेस कहाँ हैं, किसके बिहाफ पे लैप्सेस हुए। बहुत ये रिस्पॉन्सिबल पद हैं पर रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे बैठे हुए हैं, और ख़ास करके आज के दौर में जब कोरोना महामारी का दौर है, कोई DC ऑफिस में फ़ोन नहीं उठाता, कोई जम्मू की DC का भी फ़ोन नहीं उठाती, कोई शख्स इसका फ़ोन नहीं किसी ने उठाया। जिस चीज़ को इन्होंने अप्रोच की, इन्होंने उसने इग्नोर किया। हम कुछ नहीं कर सकते।
भाई आप नहीं कर सकते, दोज हु आर सिटिंग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, तो ये कहाँ जाएगी बच्ची? जो नोडल ऑफिसर्स बनाए गए हैं कोरोना वायरस के पेशेंट्स के साथ डील करने के लिए, जिन्हें बताया गया है कि आप ही ने इस पूरे सिस्टम के साथ डील करना है, किसी को भी जरूरत है आपने कोऑर्डिनेट करना है, उन नोडल ऑफिसर्स का क्या कहना था जब आपने उन्हें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश? इसमें नोडल ऑफिसर, इसमें हमारे सीएमओ साहब का रोल पड़ता है, डायरेक्टर हेल्थ का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन जब सुप्रीडेंट साहब मैंने बात की, वो कहते नहीं जी ये डायरेक्टर हेल्थ से बात कीजिए। डायरेक्टर हेल्थ से बात की, वो मुझे खुद पर्सनली कहती है ये मेरी डोमेन में नहीं है। 4 महीने हो गए, 5 महीने कोरोना काल को यहाँ आए हुए, अभी तक इनको ये डोमेन का ही नहीं पता, ये डोमेन किसकी है। वो उसकी जान और उसकी वो पल पल लड़ रही है, अपनी जान से, मौत से लड़ रही है, अभी तक आपको डोमेन नहीं फिक्स हुई है, ये डोमेन किसकी है, कौन शख्स उसको ये रेफर करेगा, या ये यहाँ एडमिशन उसको मिलेगी, किसके कहने पे मिलेगी? कोई एलजी साहब के कहने पे मिलेगी, किसी वीआईपी के कहने पे मिलेगी, किसके कहने पे उस लेडी को बेचारी को यहाँ एडमिशन मिलेगी? ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स ने यहाँ मेल की, बार बार मेल की, दिन प्रतिदिन मेल की, उनके सबमिशन की, हमारी ये पेशेंट मरने वाली है, इसको बचा लीजिए। कोई शख्स आगे नहीं आया। जिनकी जिम्मेदारी बनती है इसलिए इनको रखा गया, ये पोस्टें इसीलिए हैं कि ये ऐसे लोगों को सुने। किसी नहीं सुना। कल तड़प के जब मैं देखा मुझे दुख हुआ, तब मैंने कहा नहीं, आज मीडिया में ये चीज़ जरूर शेयर करूंगा। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, मैं अकाउंटेबिलिटी चाहता हूँ। पहले भी 2 शख्स मारे गए जड्डू फैमिली के, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। 30 दिन का टाइम था, 1-1.5 महीने से ऊपर हो गया। मैं बात करना चाहूंगी, आपने क्योंकि जुडिशियल प्रोब की मांग की है, पहले भी इंक्वायरी कमेटीज बिठाई गई हैं। एक रीसेंट मामला भी अभी रजौरी में देखने को मिला कि एक महिला प्रेग्नेंट थी, उसे किसी भी हॉस्पिटल में दाखिला नहीं मिला, उसे रेफर किया गया कि वो जम्मू आए, जम्मू में उसकी डिलीवरी होगी। बेचारी महिला को एम्बुलेंस के अंदर जो है अपनी बच्ची की डिलीवरी करनी पड़ी। उस मामले में भी अब एक इंक्वायरी ऑर्डर हुई है। उससे पहले जो जाड़ू फैमिली का मामला था उसमें भी इंक्वायरी ऑर्डर हुई है। लगातार ये नेग्लिजेंस के केसेस सामने आ रहे हैं, इंक्वायरी ऑर्डर होती है, रिपोर्ट कहीं पर भी नहीं। कैसे देखते हैं और आप, और अगर इंक्वायरी कमेटी बिठाई भी जाती है, क्या आपको लगता है कि उस महिला को, उस दूसरी महिला को इंसाफ मिलेगा? सर, हमारी रियासत सरकार में कभी भी किसी को इंसाफ नहीं मिला, सरकार के हाथों कभी इंसाफ नहीं मिला। अगर इंक्वायरी बैठी है, पहले जद्दू फैमिली के जद्दू फैमिली के 2 उसके नेफ्यूज़ की जो शहादत हुई, वहाँ पर जो मरे गए, उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट पहले तो CIDC को दी गई, जो उस वक्त उनके साथ था, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो उसकी क्रिमेशन कराए, उसी को दे दी गई। जब पब्लिक में, सिविल सोसाइटी से, मीडिया की तरफ से ये आवाज़ उठाई, भाई वही शख्स कैसे उसकी इंक्वायरी कर सकता, तो फिर जाके उसको छोड़ा गया, डिवीजन कमिश्नर साहब को दी गई। तो मैं डिवीजन कमिश्नर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि जम्मू कश्मीर की जो हमारा पुराना एक्सपीरियंस कहता है, कभी भी कोई इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई। अगर इंक्वायरी की रिपोर्ट पब्लिक की गई तो उसमें यही किया जाता है कि अपने ऑफिसर्स को कैसे क्लीन चिट देनी है। कभी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की गई, कभी भी किसी शख्स को जिम्मेवारी नहीं ठहराई गया, और ना ही कभी किसी की कन्विक्शन हुई। अगर एक भी बार कभी ऐसी कन्विक्शन हुई होती तो आज ऐसे बार बार जो हादसे होते हैं ये नहीं होते। तो जैसे आपने बात की, मैं वो बात मैं भी ज़रूर दोहराऊंगा। जो परमजीत कौर, जो रजौरी से, जिसको जो प्रेग्नेंट लेडी थी, मैं समझता हूँ अगर ये VVIPs की बेटी होती, ये इन ब्यूरोक्रेट्स की बेटी होती, या किसी की बहू होती, तो क्या उसके साथ भी यही व्यापार करते? रजौरी से उसको भेजा गया, पहले नौशहरा में भेजा गया, रात को उसको नौशहरा में क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया। दूसरे दिन 4 बजे उसको एम्बुलेंस दी गई। रजौरी में हमारा मेडिकल कॉलेज है बहुत बड़ा, वहाँ पर उसको ट्रीट नहीं किया गया, नौशहरा में नहीं ट्रीट किया गया, कोई डॉक्टर उसके पास नहीं आया। वो भाई PPE किट आपके पास है, प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए, आप उसको जाके देखिए तो सही क्या बात है। किसी ने इंसानियत के नाते किसी ने नहीं कोशिश की उसके पास जाने की। लास्ट में शाम को 8 बजे उसको कह दिया आप जम्मू रवाना हो जाएं। उसको वहाँ से ये भी नहीं देखा भाई इसकी डिलीवरी एक्सपेक्टेड कब तक है, कितना टाइम लगेगा, क्या ये जम्मू पहुँच सकेगी, नहीं पहुँच सकेगी। रास्ते में सुंदरबनी का पास पहुँच के उसकी डिलीवरी होती है, और वो ड्राइवर, उस ड्राइवर के हाथों उसकी डिलीवरी होती है, उसका हस्बैंड साथ है, उसके साथ उसकी डिलीवरी होती है। लानत ऐसी सरकारों पे, शर्म आती है ऐसी सरकारों पे भाई, जो ये भी नहीं सोच सकती जिनमें इंसानियत नाम की चीज़ नहीं बची। आपके घर वालों के साथ जिसने ऐसी बीतेगी, आपको पता चलेगा इंसानियत क्या चीज़ है। कैसे आपने उसको छोड़ दिया, 200-250 किलोमीटर सफ़र करने के लिए आपने कैसे उसको लो कर दिया। दूसरा केस रामबन में हुआ। रामबन में हमारे पास हॉस्पिटल है, डोडा में हमारे पास मेडिकल कॉलेज है, रामबन का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल क्या करता है? इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर आपने तैयार किए हैं, लाखों करोड़ों रुपये आप साल का खर्च करते हैं, वहाँ पर एक डिलीवरी नहीं आप करा सके कोविड पेशेंट की। रामबन से उसको आपने एम्बुलेंस देकर जम्मू के लिए रवाना किया, गांधीनगर के लिए, समरौली में आके उसकी डिलीवरी हो गई। क्या गुनाह किया था उस बच्ची ने, क्या गुनाह किया था मेरी इस बहन ने? रास्ते में उसको आपने जलील किया। बेटी बचाओ की बात करते हो, आज बेटी की जान तो जान, बेटी के साथ उस बच्चे की जान भी आप खतरे में डालते हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे सरकार को। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से दरख्वास्त करता हूँ, मैं हमारे माननीय डुल्लू साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि बाकी पेशेंट्स की बात नहीं करता। कोविड के पेशेंट्स जो जिनकी प्रेग्नेंट बच्चियाँ हैं, जो मेरी बहनें जो प्रेग्नेंट हैं, जिनके केसेस हैं, उनको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जम्मू में मत भेजिए। वो 300-300 किलोमीटर का सफ़र नहीं तय कर सकती। उनको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, जो उनका रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट है,
उसी में एक आइसोलेशन वार्ड तैयार कीजिए जो कोविड के पेशेंट्स हैं डिलीवरी केसेस में, क्योंकि वे सफ़र नहीं कर सकती। इस चीज़ का एहसास आपको भी होना चाहिए। उनको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में कहीं 4-4, 5 बेड उनके लिए रिजर्व कर दीजिए, उनकी डिलीवरी अपने डिस्ट्रिक्ट में ही करवाइए। जहाँ पर मेडिकल कॉलेज है मेडिकल कॉलेज में करवाइए। किस लिए आपका इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है? मैं दरख्वास्त करता हूँ आपसे, भाई ऐसा जुल्म मत कीजिए, ये लोगों की बददुआएं मत लीजिए। ये लोगों को शर्मसार करती हैं ऐसी चीज़ें जो जम्मू में हमारे देखने को मिली हैं। शायद ही किसी रियासत में ऐसी चीज़ें देखने को मिली हों, तो शर्म आती है आज मुझे भी इस रियासत को अपनी रियासत कहते हुए। तो मजबूर हुआ आज मैं आके मीडिया में ये चीज़ें शेयर करने के लिए, जब ये चीज़ें देखता हूँ। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि उसकी जुडिशियल इंक्वायरी की जाए जो लेडी की डेथ हुई, और दूसरा ये जो 2 डिलीवरीज हुई क्यों वहाँ पर ट्रीट नहीं किया गया। मुझे ये भी पता चला कि कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने हॉस्पिटल नॉमिनेट किए गए हैं, भाई कोविड पेशेंट्स की डिलीवरी यहाँ की जाएगी, तो जम्मू में ऐसा क्यों नहीं? क्यों हर बार हमें ही आवाज़ उठानी पड़ती है हर बात के लिए? सरकार क्या सोई है? क्या मीटिंगें करते हैं इस सेक्रेटरीट के अंदर? क्या मीटिंगें करते हैं 5 स्टार होटलों के अंदर बैठ के? क्या मीटिंगें करते हैं एसी रूम्स में बैठ कर? क्यों इनको लोगों के दुख दर्द का ख्याल नहीं आता? ये बहुत ही सीरियस कंसर्न है जो आज मैं उठा रहा हूँ यहाँ पर। ये हमारी बच्चियों के साथ, हमारे बच्चों के साथ डायरेक्ट उनके साथ रिलेटेड हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये बात पहुँचाना चाहता हूँ सरकार तक, जल्दी से जल्दी इस इशू पे डिसाइड कीजिए, विद इन ए डे टू डिसाइड कीजिए। आइंदा किसी बच्ची के साथ ऐसी बेरहमती ना हो, उसको गाड़ी के बीच में या किसी रोड के किनारे पे डिलीवरी ना करनी पड़े, उसको प्रॉपर जगह मिले, डिग्निफाइड तरीके से उसकी कहीं ना कहीं डिलीवरी हो, उसको प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जगह देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बलविंदर जी। साफ तौर पर आपने सुना, केवल इमारतें बनाने से एक जगह का स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगी नहीं। बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस तो बना दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर महिलाओं को 300 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है एक डिलीवरी करने के लिए, अगर गवर्नमेंट अस्पतालों में ही जिन लोगों को ड्यूटीज़ असाइन की गई हैं, जैसे कि उस ऑर्डर में भी साफ तौर पर लिखा गया था कि वो लोग ही एब्सेंट है, वो लोग ही मौजूद नहीं हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इस कोविड की महामारी के बीच में वो लोग जो कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं, वो लोग जो अलग अलग तरह की बीमारियों से जूझते हुए भी कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं, उनका क्या हाल होगा। ये महिला जिन्हें रेफर किया जा रहा था जीएमसी जम्मू, और जीएमसी जम्मू को एक रेफरल हॉस्पिटल ही बना दिया गया है, उसके बावजूद भी क्योंकि इस महिला को प्रॉपर केयर नहीं मिली, वेंटिलेटर नहीं मिला, आईसीयू नहीं मिला, इस महिला की मृत्यु हो गई। और ऐसे कई इंसिडेंट्स जो हैं जम्मू में मेडिकल नेग्लिजेंस के देखने को मिल रहे हैं। बहुत आसान है और अच्छा भी है कि आप डॉक्टर्स को कोरोना वॉरियर्स कह रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना भी उतना ही ज़रूरी है। उतना ही ज़रूरी है प्रशासन को भी अकाउंटेबल बनाना और जिन लोगों की गलती है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना।